नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे जीव भूगोल के जितने भी सिद्धांत हैं। इसमें इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, पर्यावरण का, ये पूरा हम लोग इसमें कवर करेंगे। जो भी सिद्धांत आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्री में मैं पूरा ज्योग्राफी का सिद्धांत पढ़ा दिया। अब चैप्टर वाइज मैं आपको शुरुआत करूँगा। इसके बाद से यूनिट 9 बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, उसको मैं जो प्रैक्टिकली है चलाऊँगा फ्री ऑफ कास्ट। एक वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा जो एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे फालतू में टॉपिक को टाइम आपका व्यर्थ नहीं कराता हूँ। जो एग्जाम में चीज़ें आती है वही चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। तो निवेदन है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए मित्रों में। ये जीव भूगोल में हम लोग पर्यावरण को ही पढ़ेंगे, पर्यावरण को हम लोग पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ये जैसे कि देखिए, जीव मंडल के आवरण का संगठन जो कंपोजिशन होता है, ये सामान्य रूप में 30 किमी से कम मोटी वायु जिसमें होती है, जल, मिट्टी, सेल की पतली परत होती है। याद रखिएगा 30 किमी से कम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, याद रखिएगा। तो ये जो जीवमंडल का आवरण का संगठन कितने किमी तक पाई जाती है औसतन, तो 30 किमी। उसमें आता क्या क्या है, तो मोटी वायु की परत होती है, जल होता है, जल वाष्प के रूप में भी होता है, फिर से मिट्टी होती है उसमें, धूलकण, फिर से सेल की पतली परत इसमें इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया ना आपका। ये देखिए, अगर ऐसे आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि दो संकल्पना आया था, जिसमें डार्विन के प्रजातियों को उद्भव से संबंधित है। उसी से उनका डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पेसीज सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। तो ये पहला संकल्पना जीवों का उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, एडाप्शन होता है। और फिर से प्राकृतिक चयन, नेचुरली सिलेक्शन होता है। इसी के आधार पर, मतलब हम किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मान लो ये मेरा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र से निकल कर हम दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये दूसरा, जो ये पहला क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया। अब यहाँ की इन्वायरमेंट अलग है। अभी इस इन्वायरमेंट से हम पहले से निकल के जब दूसरे में जाएंगे तो इसको अडाप्ट करना पड़ेगा दूसरे इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो यही कहते हैं कि अनुकूलन करना, एडाप्शन करना, और साथ ही यहाँ प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन करना, क्योंकि इस एरिया में क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। इसी के आधार पर डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है, प्रजातियों को उद्भव तथा विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। क्लियर होगा ये भी पॉइंट आपका। देखो, आरंभिक काल में जीव भूगोल के अंतर्गत दो दिशाओं में प्रगति हुई थी। कौन कौन दिशा है, एक है वर्गीकरणात्मक टेक्सोनॉमिक हुआ था, दूसरा पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल हुआ था। दो दिशाओं में प्रगति हुई थी जो है जीव भूगोल का। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जंतु वैज्ञानिक द्वारा 19वीं सदी, कब किया गया, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। हैकल ने 1869 में ओइकस, जिसका मतलब होता है निवास, आवास या घर, शब्द का प्रयोग किया था, जिससे ही इकोलॉजी का विकास हुआ। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी जंतु विज्ञानी, देखो ये भी पूछा गया, जितना मैं बता रहा हूँ पूछा गया। हिलेयर ने 1859 में विभिन्न जीवों के आपसी संबंधों के लिए इथोलॉजी तथा ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी म्यूआर्ट ने 1894 में जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन के लिए इकोलॉजी नामावली का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, पारिस्थितिकी की दो शाखाओं का अभ्युदय हुआ है आगे चल के। वो कौन कौन शाखा है, चलिए जानते हैं। पहला है समुदाय पारिस्थितिकी, जिसे सिनिकोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति समुदाय का उसके आवास के साथ संबंध का अध्ययन किया था। तो जो वनस्पति समुदाय है और उसमें जो आवास है, इन दोनों में संबंध क्या है, इसका अध्ययन करने को हम सिनिकोलॉजी कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। और दूसरा अभ्युदय है स्वपारिस्थितिकी। तो स्वपारिस्थितिकी को अर्टकोलॉजी हम कहते हैं। एकाकी प्रजाति के जो पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया था, जो एक एक प्रजाति होते हैं उनके साथ जो होता है पर्यावरणों के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन करना हम अर्टकोलॉजी कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो है वनस्पति के अध्ययन में फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने जननिक उपागम का प्रयोग किया है तथा वनस्पति के विकास के अंतिम दशा की चरम संकल्पना दी थी। कंसेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स को किसने प्रतिपादित किया या प्रतिपादन किया, फ्रेडरिक ई क्लेमेंट्स ने। आगे ये देखिए, अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आगे बताते हैं। फ्रेडरिक क्लेमेंट्स तथा ब्रिटिश के जो है एजी टांसले पारिस्थितिकी स्कूल के अंतर्गत आवास, जिसे हैबिटेट, तथा पारिस्थितिकी समुदाय वेजिटेशन कम्युनिटी के अध्ययन पर बल दिया।
तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो है फ्रेडरिक क्लीमेंट्स और ब्रिटिश के जो है चांसलर जो है किसके अध्ययन पर बल दिया है, वनस्पति और आवास के अध्ययन पर बल दिया है। और साथ ही यूरोपीय जो पारिस्थितिकी स्कूल के अंतर्गत किसका अध्ययन पर बल दिया गया है, पादपी संगठन पर अधिक बल दिया गया है यूरोपीय समुदाय द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एजी टांसले ने कब किया है, 1935 में। और साथ ही पॉलीक्लाइमेक्स जो है ये किसने दिया है, तो ये टांसले नहीं दिया, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है पॉलीक्लाइमेक्स। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर विकास के अनुक्रमों को संक्रमणकालीन अवस्थाओं को हम सेरे कहते हैं। अब संक्रमणकालीन अवस्था क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास, तो मतलब एक अवस्था मान लो ये विकास की जो अवस्था एक है, इसी के अंतर्गत एक और विकास हो गया, तो एक अवस्था पहले से दूसरा में जो विकास हो रहा है इसी को हम संक्रमणकालीन अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब ये सेरे हो गया। अब सेरे जैसा ही इकोटन है, देखिए यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, ये मैं लिख नहीं पाया, तो इकोटन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो पारिस्थितिकी है उनके बीच जो संक्रमण हो रहा है उसको हम इकोटन कहते हैं। आगे इस तरह सेरे पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध विकास को प्रदर्शित करता है। देखो ना, कहा हूं ना, विकास का एक अवस्था में उसी में दूसरा विकास, तो क्या है, एक श्रृंखलाबद्ध, मतलब एक चल रहा सीढ़ी दर सीढ़ी, जो क्या करता है प्राथमिक अनुक्रम से प्रारंभ होकर अंतिम अनुक्रम में समाप्त होता है। इसे कहा जाता है जलवायु चरम कहते हैं, जो प्रारंभ से होकर अंतिम अनुकूलन में समाप्त होता है। अब देखो यहाँ पर एकल चरम सिद्धांत किसने दिया है, फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने 1916 में दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वही फ्रेडरिक क्लीमेंट्स है जिनके बारे में अभी ऊपर बताया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, इस तंत्र में ज्वारीय ऊर्जा भी होती है, जैव ऊर्जा होती है, द्वारा चालित होती है। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र इन ऊर्जाओं के माध्यम से ही क्या होता है, चलता है। परंतु सौरविक ऊर्जा यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है। एक दिशा का मतलब गया तो वापस नहीं आएगा, मतलब सूर्य यहाँ पर है, एक बार प्रकाश छोड़ देता है तो वापस वो प्रकाश नहीं पाता है, इसी को एक दिशा ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। अर्थात जितनी ऊर्जा का बहिर्गमन हो जाता है वह पुनः वापसी नहीं हो पाती। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, क्लियर हो गया आपको, ये याद रखिएगा, एक दिशा ये होता है, वापस नहीं होता है, ये पूछा गया है, इससे संबंधित है सौरविक ऊर्जा से। नेक्स्ट पॉइंट है जो है पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बंद तंत्र नहीं होता, खुला तंत्र, ओपन तंत्र होता है अपना पारिस्थितिकी, ठीक है, जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों की सतत निवेश उसमें बहिर्गमन होता रहता है, मतलब चीजें आती जाती रहती हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ईपी ओडम जो है 1959 में नेट प्राथमिक उत्पादन तथा कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन श्रेणी है ये भी देखिए, ओडम का पूछा गया। अब ये पूछा गया किस चीज का इन्होंने आधार बनाया था, तो नेट प्राथमिक उत्पादन का और कृषि विधियों का उपयोग किया था इन्होंने, ओडम महोदय ने। इन्होंने कृषि पारिस्थितिक तंत्र लिया था, दूसरा अकृषित मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र लिया था ओडम महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंडमैन 1900 जो है 42 में इन्होंने एक परिभाषा दिया था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, किसी भी परिमाण वाला स्थान समय इकाई में भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो कोई समय स्थान हो गया, उसमें भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, मतलब भौतिक मान लो जो पेड़ पौधे हो गए, रासायनिक जैसे कोई पेड़ जो है सूर्य से प्रकाश द्वारा संश्लेषण करता है। अब जैविक मतलब जीव जो इसे खाते हैं, द्वारा निर्मित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र करते हैं। क्लियर हो गया, जैसे कि मान लो ये सूर्य हो गया, ये भौतिकी हो गया, यहाँ से रोशनी दे रहा है, यहाँ से इसमें पेड़ पौधे, यहाँ पर ये जमीन हो गया, यहाँ पर पेड़ पौधे उगा लिए, एक हो गया, यहाँ पर पेड़ हो गया। अब यहाँ पर जो है कोई जीव ले लो, छोटे मोटे जीव यहाँ पर बना लो, भाई हमें उतना बनाने कला आता नहीं है, छोटे छोटे यहाँ पर जीव रह रहे हैं। अब देखो पेड़ क्या करता है, यहाँ से रासायनिक क्रिया करेगा, रोशनी यहाँ पर आएगी पत्तों पर आएगी, रासायनिक क्रिया करेगा। अब यही जो जानवर होंगे, मान लो हिरन यहाँ पर है, अब इसे जाके खाएगा इस पत्ती को, तो क्या हो रहा है, इस ये प्रक्रिया जो निर्मित हो रही है इसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, किसके अनुसार, लिंडमैन के अनुसार। क्लियर हो गया। अब ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन है, मतलब अभी जो ये स्ट्रक्चर बनाया हूं ना,
ये हो गई संरचना, ठीक है। पेड़ पौधे सूर्य ये जीव जंतु जो हो गए हैं, ये हो गया, क्या हो गया, ओडम के अनुसार इसकी पास प्रकृति की संरचना। और इसमें जो कार्य हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सूर्य रोशनी भेज रहा है, इससे रासायनिक क्रिया पेड़ कर रहा है, और इस पेड़ से जो पत्ते निकल रहे हैं उसको हिरण खा रहा है। इसी को कार्य के अध्ययन को ओडम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रतिरूप तथा ऊर्जा प्रवाह उष्मा गति के प्रथम और द्वितीय नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। प्रथम नियम कहता है कि द्रव्यमान वाले किसी भी तंत्र में न ऊर्जा का निर्माण होता है न ही उसमें विनाश होता है, केवल रूप बदलता है। तो जो भी द्रव्यमान वाली चीजें हैं उसमें क्या होगा, बस रूप का परिवर्तन हो जाएगा, ये प्रथम नियम कहता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, जब कार्य होता है तो ऊर्जा खर्च होता है और ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तो इसके कारण कार्य होता है। तो ये द्वितीय नियम है, जो भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा हमारा खर्च होता है और उससे हमें कुछ ना कुछ रूप परिवर्तन होकर कोई वस्तु का, चाहे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर में बनावट चेंज होती है, तो वो एक कार्य है। ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जानते हैं कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास दर में वृद्धि क्यों हो रही है। जैसे मान लो हिरण है, हिरण अगर प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, और यहाँ पर पेड़ को ये खा रहा है, पेड़ क्या प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, शाकाहारी है, पेड़ को खाया और इसके अंदर एनर्जी जो आया, ये रन किया, इसके अंदर जो ऊर्जा मान लो 10% यूज हुआ, फिर से अगले में आएगा जो है, मान लो शेर इसको खाएगा, एक बात कह रहा हूँ बस एग्जाम्पल के रूप में, तो इसके अपेक्षा शेर जो है हिरण की अपेक्षा कम दूरी तक रन कर पाएगा, क्योंकि इसके में श्वसन द्वारा ऊर्जा का ज़्यादा ह्रास होगा हिरण के मुकाबले। इतना पॉइंट्स आप समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट में पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न तलों तथा पदार्थों का गमन चक्रीय रूप में होता है। तो ये याद रखिएगा, जो भी पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो पदार्थों का तलों का गमन होता है वो चक्रीय रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। अगला पॉइंट है सूर्यताप एवं प्राथमिक उत्पादकता में धनात्मक संबंध होता है। जितना अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा उतने ही घने पेड़ पौधे होंगे, ये आपको ध्यान रखना, उतना अच्छे से अपना जो है, जो पेड़ है अपना भोजन बना पाएगा और उतने उस एरिया में जीव जंतु पाए जाएंगे, इसीलिए धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। आप जानते हैं ये पॉइंट, ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको देखना है कि जैव मंडल में जो दो संगठक होते हैं, कौन कौन होते हैं, जियोम, इसे हम जियोम या बायोम दोनों कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पादप प्राणी, इसके समष्टि रूप है, याद रखिएगा, पादप आते हैं इसमें और प्राणी आता है, जो भी जीव जंतु होगा, मानव होगा, ये जियोम या बायोम हो गया। इसका दूसरा जो संगठक है आवास, हैबिटाट, ये जो है भौतिक पर्यावरण है, याद रखिएगा, ये भौतिक पर्यावरण। अब इन्हें हम कर्मशः, जैसे कि जीवों को हम जैविकी कह सकते हैं और आवास को हम क्या कह सकते हैं, अजैविक संगठन कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानते हैं ये पोषण स्तर क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होता है, आहार जाल क्या होता है। ये देखिए पूछा गया है, ये इसका परिभाषा पूछा गया है, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन और वेब्स, ये पूछा गया। अब देखिए सामान्य रूप में जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, इस क्रम को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अगले पॉइंट को कि पोषण स्तर क्या होता है, जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अभी हम आहार जाल को आगे थोड़ा और डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन आपको आहार श्रृंखला और पोषण स्तर में बस डिफरेंट याद रखना है। अब देखिए पोषण स्तर जब पढ़ लिए तो पोषण स्तर के बारे में भी जान लेते हैं। पोषण स्तर जो 1 होता है, इसमें स्वपोषित मतलब प्राथमिक उत्पादक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरे पौधे कहते हैं। याद रखिएगा ये प्राथमिक उत्पादक पोषण स्तर 1 में आता है, ये पूछा गया है। पोषण स्तर 2, ये देखिए सब पूछा गया, अभी जो चल रहा सब पूछा गया, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ। ये प्राणी अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाता, क्योंकि पौधा स्वयं निर्मित करता है सूर्य से, ठीक है, फोटोसिंथेटिक्स के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या है कि ये पौधे को खाता है, ये जो होते हैं शाक भक्षी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जिसे हम भेड़, बकरी, जिराफ, हिरण कह सकते हैं, ठीक है। ये यही मैं आपको ऊपर समझा रहा था, हिरण से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसमें, किसी शेर में, जो उसको खाता है मार कर, तो उसमें ह्रास दर ज़्यादा होता है श्वसन के माध्यम में, यही समझा रहा था। अब चलिए ये हो गया हमारा दूसरा पोषण स्तर। तीसरा पोषण स्तर में देखते हैं, इसके अंतर्गत मांसाहारी जंतु आते हैं। इसमें क्या आते हैं,
इसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। अब इसमें कौन कौन आएंगे, ये पोषण स्तर 2 पर निर्भर करते हैं, तीसरा जो 2 पर और दूसरा है पहला पर। ये देखिए सीढ़ी दर सीढ़ी, ये आप लोग देखिएगा। अब इसमें शेर, जैसे मैं बोला हिरण को खा जाएगा, भालू, चीता, हेरिंग, चील, ये सब बाज, ये सब क्या है, मांसाहारी हैं। ये सब किसको खाते हैं, जो पोषण स्तर सेकंड में रहते हैं। और 21 स्तर के जीव जंतु हैं, पोषण स्तर 3 के। ठीक है, तो पोषण स्तर 3 दो पर डिपेंड है। दो किस पर डिपेंड है, एक पर। एक कौन है, पेड़ है जो खुद का उत्पादन करता है, उसी को सब खा के यहाँ पर एक दूसरे से संतुष्ट हैं, जी रहे हैं। अब पोषण स्तर 4 आ गया, इसे सर्वाहारी जंतु और मनुष्य भी आता है इसमें। ये जो है निचले 3 पोषण स्तरों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। पहले एक पेड़ हम बना लिए, पेड़ से क्या हुआ है, पेड़ से हमारा आया है, इसको हिरण खा लिया, कोई हिरण हिरण खाया ना, ये हो गया, ये प्राथमिक उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। किस पर डिपेंड है, पेड़ पर। अब ये जो उत्पादक किस पर डिपेंड है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पर डिपेंड है, ये सूर्य की रोशनी आ रही है। इसके बाद से जो है हिरण जो हो गया दूसरी पोषण स्तर में। तीसरी पोषण स्तर में कौन आएगा, हमारा शेर भाई साहब आएंगे। चौथा में मानव आ गया, है ना, मानव शेर को भी मार देता है अपने ठीक के अनुतिथि के लिए। मान लो कोई इसको उसका उसका बहुत लोग देखेंगे शिकार करते हैं अपने गौरव के लिए, बहुत लोग उससे दवा बनाने के लिए, तो कई सारी चीज़ों के लिए शिकार होता है। हिरण का शिकार शेर करता है, शेर का शिकार मानव कर लेता है। अब मानव जब मरता है तो कौन चालेगा, विघटक ही चालेगा ना। अब देखो यहाँ पर मैं आहार श्रृंखला के बारे में बता देता हूँ। जो आहार श्रृंखला है, ये मैं आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया हूँ, लेकिन आहार श्रृंखला को जब हम समझेंगे डीप में तो हमें आहार जाल पता चल जाएगा। तो चलिए इसको जान लेते हैं। जीव मंडल में भोजन जो होता है, जिसे ऊर्जा कहा जाता है, कि एक पोषण स्तर से अभी जो बताया दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण, मतलब पेड़ से हिरण में, हिरण से शेर में, शेर से इंसान में, मतलब अब ये इंसान से विघटक में जब ऊर्जा ट्रांसफर होता है तो एक एक साधारण रैखिक जो है श्रृंखला बनती है। अभी रैखिक बनाया ना, यहाँ पर पेड़ हो गया, पेड़ से ऊर्जा ट्रांसफर हुई दूसरे हिरण में, हिरण से आ गया आपका यहाँ पर शेर में, तीसरा पर, चौथा पर आ गया मानव, अब पांचवा पर आ गया विघटक। तो ये एक श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गया। ठीक है, जो वास्तव में इतनी सरल ना होकर अत्यधिक जटिल होती है, इसको जब डीपली जानोगे तो। क्योंकि ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया अत्यंत जो होती है अंतर्ग्रथित होती है, मतलब ये देखेंगे ना जब अंदर इसमें डीपली जाके, तो ये बहुत प्रोसेस लगता है। ये श्रृंखलाओं से संपादित होती है, और ये जब संपादित होती है तो हमारा आहार जाल बनता है। इस तरह की जटिल आहार श्रृंखला को आहार जाल, फूड वेब कहा जाता है। वही चीज़ बोला हूँ, जब शुरू में बोला हूँ, जब कोई श्रृंखला चल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो पेड़ से जब ऊर्जा निकल के हिरण में गया तो उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ वो बहुत जटिल होता है। उसको ऊर्जा में कन्वर्ट किया तो उसके पेट में जाकर ऊर्जा कन्वर्ट होती है, फिर से हिरण को कोई खाता है उसके मांस को, शेर, तो उसके अंदर जो ऊर्जा वो जाकर कठिन, मतलब वहाँ पर प्रोसेस होती है वो बहुत कठिन होती है। इसी जटिलता को, मतलब जो ये प्रोसेस हो रहा है इसके अंतर्गत, जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसी जटिलता को हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। भोजन जो श्रृंखला होता है, इसमें एक से अधिक जब कड़ियाँ जुड़ती है, जैसे अभी मैं कड़ी जोड़ा हूँ ना, कि पेड़ से गया किसमें, आपके हिरण, हिरण से शेर, शेर से मानव, मानव से किसमें चला गया, विघटक में। तो ये एक से अधिक कड़ियाँ जब जुड़ती है, इसको एल्टन ने बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पारस्की पिरामिड के 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार जो होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और यहाँ पर आता है ऊर्जा पिरामिड। ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग रट लो, जुबान पर रख लो, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका JRF रोक देता है, आपको भी पछतावा हुआ होगा, बहुत लोगों का होता है। तो देखो संख्या पिरामिड आपको क्लियर यहाँ पर समझाता हूँ। इसका जो है तालाब तंत्र में जो होता है, तालाब एक तंत्र है, उसमें सीधा होता है जो संख्या में होता है, ये आपको समझना है, ये बस रट लो। तालाब में अगर संख्या, मतलब ये ध्यान रखना संख्या में है, संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4, है ना, ये संख्या में है। संख्या पिरामिड तालाब में क्या होता है, सीधा होता है, घास स्थल पर सीधा होता है। ठीक है, एक पेड़ पर पिरामिड संख्या में उल्टा होता है। मान लो एक पेड़ है, ये एक पेड़ ले लो, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये एक पेड़ ले लिया, इस पर एक पेड़ बनाया, ये है ना, इसमें अब इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फतिंगी आके इस पेड़ पर बैठ गए हैं। पेड़ तो एक है ना, एक पेड़ है,
अब एक पेड़ पर बहुत सारे लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े जीव जंतु घोंसला बनाकर रह रहे हैं। तो जब इसका पिरामिड बनाओगे कैसे बनेगा, देखो अब मान लो ऐसे बनाओ, एक बना, ये बनाया बॉक्स। अब यहाँ पर हो गया एक पेड़, देखो अब एक पेड़ हो गया। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई चिड़िया रहती है 10 की संख्या में। अब उसके ऊपर कोई और चीज़ रहता है 50 की संख्या में, मतलब सब एक दूसरे से छोटे छोटे जानवर हैं, तो एक पेड़वे पर आ रहे हैं, तो संख्या क्या हो रही है, एक से। इसे हम उल्टा पिरामिड ही कहते हैं। क्या है, जब नीचे नोक हो जाए ऊपर चौड़ाई हो जाए तो इसे उल्टा पिरामिड कहा जाता है। एक पेड़, ये संख्या वाले पिरामिड में एक पेड़ का ही उल्टा पिरामिड होता है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है बायोमास पिरामिड। ये स्थलीय परितंत्र होता है। अब देखिए स्थलीय परितंत्र उसमें होता है और जलीय परितंत्र होता है। तो सीधा पिरामिड होगा स्थलीय परितंत्र का। कैसे, देखिए बायोमास। अब देखिए यहाँ पर एक लीजिए, किसी का मास कितना है ना। तो स्थलीय परितंत्र में आप देखोगे, मान लो शेरों की संख्या कितनी है, ये ले लो, बहुत कम है। पेड़ों की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है। हिरण की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इन सब की बायोमास के आधार पर देखोगे, मतलब ये देखो इनके अंतर्गत ये क्या देखा जा रहा है। अभी मैं संख्या में आपको बस इनका जो बायोमास जोड़ोगे, मान लो ये 100 की है। अब यहाँ संख्या से नहीं लेना देना नहीं है। अब 100 का बायोमास ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर मान लो 30 की शेर है, तो हिरण की बायोमास ज़्यादा हो गई। फिर से यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो उनकी बायोमास क्या होगी, स्थलीय परितंत्र में सीधा पिरामिड इसलिए बनता है क्योंकि इनका बायोमास ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया ना आपका। जलीय परितंत्र में उल्टा इसलिए बनता है क्योंकि उनका यहाँ पर बायोमास उनके मुकाबले कम होता है। अब कैसे, थोड़ा यहाँ पर सफाई दफाई हो जाए तो समझ में आएगा। अब देखो ये बायोमास याद रखिएगा, संख्या के आधार पर किसका होता है, पेड़ का, एक सिंगल पेड़ का उल्टा होता है। बायोमास के आधार पर जो होता है तालाब का उल्टा होता है। अब कैसे, अब देखो एक मछली सबसे डीप में पाई जाती है, बहुत गहरी, मान लो व्हेल, व्हेल मछली है, सबसे डीप में पाई जाती है। अब ऐसे बनाओ, ये हो गया। अब यहाँ पर एक पाई जाती है, इसका मान लो मान लो 1 कुंटल वजन है, बहुत से तो बहुत ज़्यादा होता है, ये 30 हाथी के बराबर होती है इसका बायोमास। लेकिन उसके ऊपर जितनी मछलियाँ पाई जाती, कई लाख पाई जाती हैं इसके ऊपर। मान लो इधर ही मछली आपके एरिया का, एक बात कह रहा हूँ, मुझे जो आ रहा है भाई समझ में, वो समझा रहा हूँ आपके भाषा में। तो सिधरी मछली ले लो, अब इसकी इसकी संख्या कई करोड़ है, कई करोड़ है, तो इसकी बायोमास ज़्यादा होगी ना। कहाँ एक ही मान लो व्हेल पाई जाती, बहुत कम संख्या में से पाई जाती, इतने शिकार हो रहा है जापान में। तो इसकी अपेक्षा में क्या होगा, हमारी सिधरी मछली का बायोमास ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका पिरामिड क्या होगा, पानी तंत्र में उल्टा बनेगा। ठीक है, तो बायोमास के रूप में हमारा क्या होगा, उल्टा बन गया। ठीक है, बायोमास में किसका पिरामिड उल्टा बनेगा, जली का। क्लियर हो गया। इसका सीधा होगा स्थलीय परितंत्र का, क्योंकि पेड़ों की संख्या बायोमास ज़्यादा है, कई लाख पेड़ पाया जा रहा है, करोड़ों पेड़ है। ठीक है, शेर बहुत कम है, हिरण उनसे थोड़ा ज़्यादा है। इस हिसाब से बायोमास के रूप में देखा जाए तो सीधा पिरामिड बनेगा हमारा स्थलीय परितंत्र का, जलीय परितंत्र का उल्टा। ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंटों का गलत होता है। तो ये संख्या पिरामिड में एक पेड़ का उल्टा होता है, बायोमास पिरामिड में बस ये याद रखना किसका उल्टा होता है, जलीय का। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड, हमेशा सीधा होता है। अब क्यों होता है, तो देखो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये याद रखियो। जब भी ऊर्जा ट्रांसफर होता है वो हमेशा पेड़ पेड़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ऊर्जा ट्रांसफर होगी, बहुत सारे हिरण खाएंगे, है ना। यहाँ से ये पेड़ों की संख्या हो गई, फिर से इसे हिरण खाया, इसे तो ये ऊर्जा ट्रांसफर, इसमें से ऊर्जा ज़्यादा, इसमें ट्रांसफर होगी, उससे इससे 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 जाता 10% जाता है। ठीक है, अभी हम 10% का नियम है किसका, ये जान जाओगे। उल्टा पिरामिड किसका किसका होगा, संख्या पिरामिड में उल्टा होगा एक पेड़ का, और बायोमास पिरामिड में किसका होगा, हमारा जलीय परितंत्र का। इसका मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको कभी एग्जाम में 1-2 नंबर गलत नहीं होगा, आना होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई धीर के, इतना बताने भी अगर आप नहीं याद कर पाओ तो गड़बड़ है ना आपका पढ़ाई करना। ये अब अगला पॉइंट हमारा है पार्श्विक कर्मता। देखिए इकोलॉजी नीके जो होता है 1917 में जोसेफ गिरनेल ने इस शब्द को दिया था, इसके बारे में पार्श्विक कर्मता क्या होता है। एल्टन ने बाद में 1927 में इस अवधारणा का विस्तार किया। हचिनसन ने 1957 में इस अवधारणा को
और विकसित किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब पारस्परिक कर्मता क्या होता है? कोई भी जंगल है उसमें आप किसी जीव जंतु के साथ कैसे रह के अपना वर्चस्व कायम रखते हो, अपने आप को बचाते हो, यही पारिस्थितिक कर्मता होती है, इकोलॉजिकल नीचे। जैसे मान लो आप जंगल में चल गया, शेर आपके एरिया में आ गया, तो अपने आप की रक्षा के लिए, अपने खान पान के लिए वो कैसे आपसे घुल मिल के कैसे आपके साथ व्यवहार करेगा, उसी क्रिया को हम पारिस्थितिक कर्मता कहते हैं। सिंपल शब्द में बता दिया, ये आप बस इसका जान जाओ, परिभाषा इतना ही है। द्वीप जैव भूगोल सिद्धांत आर मैकार्थर एवं ई विल्सन द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के तत्व को 4 वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन है? अजैविक होता है एक, जिसमें मृदा आता है, ये पूछा गया। उत्पादक, जिसमें पौधा आता है, जो उत्पादक पौधा शुरू से बताता है। उपभोक्ता, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। अब कवक या बैक्टीरिया जो आपको बताया, विघटक जो होते हैं, वियोजक जिसे कहा जाता है। ये 4 हो गए पारिस्थितिक तंत्र के। अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु आता है पर्यावरण से। जैवमंडल शब्द बायोस्फीयर एडवर्ड स्वेस ने 1875 में प्रयोग किया था। इसका विस्तृत व्याख्या किसने किया? बर्नार्डस्की ने किया। रूस के हैं। इथोलॉजी संकल्पना हिलेयर ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बताया भी हूँ शुरू में, मतलब मैं महत्वपूर्ण बिंदु में जोड़ दिया था। जैवमंडल संकल्पना का सूत्रपात स्वेस ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट अब जानते हैं, जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी जो है रोज सिटी रोजन बन जाते हैं, डब्ल्यू रोजन 1985 में ये दिया था। और लोकप्रिय कब हुआ ये शब्द जो है? 1986 में। ठीक है, इसका विश्व भर में प्रचार किसने किया? ईओ विल्सन ने किया। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, यूजीसी नेट में भी पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया। जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने तो 1988 में, ब्रिटिश के हैं। जीवी विविधता शब्द ई लोजाय 1980 में। अम्ल वर्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एंगुस स्मिथ ने किया था। और 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? रेमंड लॉरेन निंडेमान ने। ठीक है, कहीं कहीं लिंडेमान लिख के आता है, तो निंडेमान है। 1942 में दिए थे। यही 10% ऊर्जा वाला नियम आपको ऊपर बता रहा था, ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होता है, पिरामिड सीधा बनता है। अब देखिए, अभी पिछले ही जो हुआ जून में, उसमें पूछा था रामसर 1971 ईरान में हुआ था। 2 फरवरी रामसर दिवस मनाया जाता है। 1971 में ये हुआ था 2 फरवरी को ईरान में। भारत में 1 फरवरी 1982 को इसको एक्सेप्ट किया गया था, शामिल किया गया था इस कन्वेंशन को। 93 रामसर भारत में। अभी देखो बदल गया होगा, अभी ये लेटेस्ट डाटा नहीं है, तो आप लोग अपडेट हो जाना। ठीक है, अभी चेंज हुआ है। ये देखो, ये पूछा गया था कि भारत में रामसर जो है किस सन में इस कन्वेंशन का एक्सपेक्ट किया गया था? 1942 में। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, माफ कीजिएगा। 1982 में ये आपका हुआ था, 1982 सन आपका लिखा हुआ है। कुछ त्रुटियां होती है तो माफ कीजिएगा, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। पादप समुदाय जो हो गया, यहाँ पर देखिए पूछा था पौधों का पदानुक्रमिक या सोपानिक वर्गीकरण, ये भी पूछा गया है अवरोही या आरोही क्रम में। तो देखो पहले हमें यहाँ पर आपको शुरुआत से प्रजाति आता है, स्पेसिस, वंशज, जेनेरा आता है, परिवार फैमिलीज आती है, कोटि आता है, ऑर्डर्स आते हैं, वर्ग आते हैं, क्लासेस आते हैं, संघ आता है, उसके बाद पादप जगत प्लांट किंगडम आता है। ये हो गए आपके, अगर ऐसे ले जाओगे तो इसे हम कहते हैं जब आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है, कम से ज़्यादा की ओर। और जब अवरोही लाओगे तो ऊपर से नीचे आएगा। पादप किंगडम जो होते हैं, राजा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास है, पूरा पादपों का जगत है, तो इधर से नीचे की ओर आएगा, तो आएगा आपका अवरोही क्रम, ऊपर से नीचे। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा गया है क्लासिफिकेशन। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। जीवन रूपी के आधार पर वर्गीकरण, जो जीवन रूप के आधार पर हुआ, रोनिकियर ने किया था 1934 में। तो पौधों का वर्गीकरण जीवन रूप के आधार पर किया। पौधों को निम्न 5 वर्गों में बटा, ये जो बांटे हैं, अब रखते भी हैं, चाहे बांटो या रखते हैं, इनका ये तरीका था। तो इन्होंने पहला फेनेरोफाइट्स दिया। फेनेरोफाइट जो होते हैं ये ऊंचे वृक्ष या ऊंची झाड़ियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा। फेनेरोफाइट्स यही पूछता है, फेनेरोफाइट्स जब मिलान द कॉलम में दे देता है। सामेफाइट्स, सामेफाइट्स होते हैं सदाबहार छोटी झाड़ियाँ होती है, सदाबहार होती है, छोटी होती हैं, इनका शाखिया या जड़ी बूटी वाली झाड़ियाँ होती हैं जिसका यूज किया जाता है। तीसरा होता है हेमी क्रिप्टोफाइट, इसके अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिनकी सुप्त कलियाँ, कलियाँ मतलब आँखें मृदा सतह पर होती हैं।
तो मतलब एकदम छोटी छोटी होती हैं, यह मृदा सटी होती है, सुप्त कलियां इसकी होती है, हेमी क्रिप्टोफाइट। अब देखो यहाँ पर चौथा था क्रिप्टोफाइट। इस तरह के पौधे की कलियां जो होती है पूर्ण रूप से बाह्य पर्यावरण से सुरक्षित रहती है, मतलब ये या तो मिट्टियों में ढकी रहेंगी या जल के अंतर्गत रहती है पूरी तरह से, इसीलिए बाह्य पर्यावरण से नहीं मिलान कर पाती या हस्तक्षेप हो पाता है इसमें, इसीलिए पूर्ण रूप से क्या होती है, सुरक्षित रहती है, जल के अंतर्गत या मिट्टियों के ढकी रहती है, क्रिप्टोफाइट। फिर से पांचवा थेरोफाइट्स, इसके अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिनका जीवन एक मौसम तक ही सीमित होता है, इन्हें वार्षिक पादप भी कहते हैं। या आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग हेडिंग के साथ इसकी एग्जाम्पल याद रख लो, किस में पाई जाती है, कैसे रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक विकास परिवर्तन या जैविक अनुक्रम, ये आप जान लेते हैं। तो देखो इसमें जो है काम किया था क्लीमेंट्स ने 1916 में, इन्होंने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास में 5 प्रस्थाओं का उल्लेख किया था, ये भी पूछा गया, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में भी पूछा गया। अब ये देखो क्या इन्होंने क्लीमेंट्स ने 5 जो अवस्थाएं बताई हैं वनस्पतियों का अनुक्रमिक का, तो ये मतलब कैसे इनकी वनस्पति का परिवर्धन होता है, जैविक विकास मतलब वनस्पतियों का विकास हुआ कैसे है, इसके बारे में इन्होंने अपना एक उल्लेख दिया था। इसमें क्या है कि ये न्यूडेशन बताते हैं, विवस्थीकरण जो प्रथम अवस्था होती है वनस्पति के लिए, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं रहती है, उससे हम क्या कहते हैं, न्यूडेशन कहते हैं। ये सीक्वेंस पूछता है, इसे अवरोही आरोही क्रम में जमाइए। दूसरा पूछता है प्रवास माइग्रेशन, अब माइग्रेशन अन्य क्षेत्रों से पौधों के बीजों तथा आदि का आगमन होता है जो नग्न क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा ये बताते हैं यहाँ पर आस्थापन, आस्थापन क्या होता है, पौधे के बीजों का स्थापना तथा पौधों का जनन, जब माइग्रेशन होगा किसी ऐसे जगह पर तो वहाँ पर पौधों का क्या होगा, स्थापन होगा, स्थापन के बाद वहाँ पर वो पौधे क्या करेंगे, जनन करेंगे अपना। चौथा होता प्रतिक्रिया रिएक्शन, विकसित पौधों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा उसका स्थानीय आवास पर प्रभाव होता है, मतलब जब स्थापन होगा वहाँ पर जनन हो जाएगा, एक दूसरे से जो भी अथी होंगे प्रतिक्रिया करेंगे पौधे और विकसित होंगे और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होगी, तो कहेंगे ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है, इसी को रिएक्शन कहते हैं। इसी से और तेजी से वो विकास करेंगे और तेजी से इन्वायरमेंट के आधार पर डेवलप होंगे। पांचवा स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन, प्रजातियों की जनसंख्या के अंतिम ये स्थिति की दशा को प्राप्त करना, मतलब यहाँ पर क्या होता है पूरी तरह से स्टेबल हो जाती हैं जो भी होती हैं पौधे, और उस एरिया में जो नगन एरिया था शुरुआत में वहाँ हरे भरे जंगल हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं। अब देखिए डार्विन का थोड़ा जान लेते हैं, शुरू में ही आपको बताया हूँ। तो डार्विन ये जो सिद्धांत है किस क्रिया कारण ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्या ज़्यादा इसमें प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया, कौन सा पॉइंट है, तो इनके सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डार्विन की 1859 में आई थी। पादप जगत की विकासी वृद्धि जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ था मुख्य रूप से 4 गुण बताते हैं, गुण परिवर्तन, जननिक पुनः संयोग होता है, प्राकृतिक चयन होता है, पृथ्वीकरण होता है। अब ये कहते हैं पृथ्वीकरण द्वारा जनन रिप्रोडक्शन होने से नई प्रजातियों की उत्पत्ति तथा विकास होता है, जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा प्रजातियों का निर्माण होता है, उसे प्रजाति उद्भवन कहते हैं। आगे सिद्धांतों का प्रजातियों के क्रमिक का प्रागमिक विकास की संकल्पना से संबंधित है, वही बात है, ये सिद्धांत जो है प्रजातियों के या पादपों के क्रमिक विकास से संबंधित है। इसी सिद्धांत से ही किसी चिड़िया का आधार पर जो दिए थे कि एक किसी महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे कोई चिड़िया उड़ के जब जाती है तो वहाँ पर उसके अनुसार उसको ढलना पड़ता है, उसका चोंच का वैसे विकास होगा जैसे वो वहाँ का जीव जंतु होंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। ये हो गया डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अब जंतु जगत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो विश्व को जंतु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम सफल प्रयास AR वालेस द्वारा 1876 में किया गया था। विश्व के 6 प्रमुख प्राणी प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया। अब देखो वालेस लाइन एक आता है, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्हीं के AR वालेस नहीं माना था। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच जो है एक समुद्र के बीच में एक रेखा है जिसके आसपास के जानवर के बीच में डिफरेंट पाया जाता है, इस पार से वो जानवर नहीं आते, उस पार से वो नहीं आते। एक वालेस लाइन होता है, एक बेबर लाइन होता है। बेबर लाइन भी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में जो वालेस लाइन के पूर्व में स्थित है।
ये जो है इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पूरा आर्कटिक देखो पूछा गया, मिलान द कॉलम हर साल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूरोप और मध्य एवं उत्तरी एशिया में ये है पूरा आर्कटिक। पुराना यूरोप याद रखिएगा, पुराना पूरा आर्कटिक यूरोप आता है। नूतन आर्कटिक प्रदेश जो तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड आते हैं, ग्रीनलैंड के जो एरिया है। नूतन आर्कटिक नया जो है, नया नया डेवलपमेंट तेज गति से हुआ, सब पर राज कर रहा है। उत्तरी अमेरिका अपना रूल चलाता है। प्राच्य प्रदेश जो होते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया होता है। ये देखिए पूछा गया, इथोपियन जो होता है सहारा के दक्षिणी भाग होते हैं। तो इथोपिया आएगा तो याद रखिएगा अफ्रीका के जो आते हैं एरिया। ऑस्ट्रेलियन प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य के पूर्वी द्वीप, न्यू गाइना, सोलोमन, समोआ। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो प्रदेश आते हैं। और फिर से यहाँ पर नवान्यवर्ती प्रदेश जो होता है, नया नया भी डेवलपमेंट इसका हो रहा है, जैसे कि इथेनॉल से जो है गाड़ी चला रहा है दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील देश। तो इसे याद रखिएगा नवान्यवर्ती प्रदेश। तो ये वालेस ने ये 6 प्राणी प्रदेश बांटा है विश्व को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। किसने बांटा ये भी पूछा है, कितने भाग में बांटा ये भी पूछा है, 6 भाग। और इसके नाम क्या क्या है, किससे जुड़ा हुआ मिलान द कॉलम में पूछा है। अब मैं जितना बोलता हूँ 100% सॉल्व किया हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ। जिस दिन मैं PYQ कराऊंगा उस दिन आपको समझ में आएगा। ऐसा मैं ये जब दूंगा इसका एग्जाम्पल PYQ के साथ, तब समझ में आएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा था। और अब जो लड़का पढ़ रहा है ना, जो PYQ सॉल्व किया, जो एग्जाम दे रहा है, उसको पता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलो वैज्ञानिक चक्र भी इसमें लगे हाथ जान लेते हैं। ये जली चक्र जो आता है ये पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ये सीक्वेंस भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो इस जीवमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 90% भाग निर्मित करते हैं। 90% कौन निर्मित करता है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना जीवमंडल का। मात्र 3 ऐसे गैसेज हैं जो शुष्क वजन का पदार्थों में जो जैविक भार है 90% निर्मित करते हैं। समस्त भंडारों का 97.2% महासागर, और उसके वास्ते जो है 2.8 से 3 भागों में बढ़ जाता है। अब 3 भाग कौन कौन से, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 97.2% तो आ गया महासागर का हिस्सा। अब 3 भाग कौन है? हिम चादरी और हिमनदियों के रूप में 2.15%। दूसरा जो है जो है 0.62% भूमिगत जल के रूप में होता है। अंडरग्राउंड वाटर के रूप में 0.62%। हिम चादरों के रूप में कितना होता है, यहाँ पर हिम बना लो, ये होता है 2 पॉइंट आपका हो गया 15%। और फिर से 0.03 नदियाँ, वायुमंडल, मृदा, झीलों, स्थल स्थित सागरों में होता है। ये सीक्वेंस पूछा गया और वही क्रम में सीक्वेंस मैं बना दिया हूँ कुल जल का। अब देखो पहला पर महासागर है, क्यों आएगा भाई? क्योंकि ये क्या किया है 97 पॉइंट यहाँ पर 25 या 97.25 ले लो, 2 ले लो, ये इसमें है तो पहला पर आ गया। दूसरा पर हो गया हिमानी, हिमटोपियाँ, ये रखा है अपने पास स्वच्छ जल के रूप में 2.05% या यूँ कह लो 2.15%। जैसे तीसरा भाग गया भूमिगत जल, ये अपने पास 62 या 0.68%। फिर से झीलें वो 0.01%। चौथा पर, पाँचवा पर होगा मृदा में नमी। छठवां पर वायुमंडल 0.001। ये पूछा, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है HPSC जो है आपका, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था, इसमें पूछा गया था। और फिर से नदियाँ जो हैं 0.0001, जैवमंडल है तो 0.0004। तो ये सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पर 5वां वायुमंडल, 6वां, 7वां नदियाँ, 8वां आपका हो गया और वही क्रम में सबसे कम जैवमंडल। इसमें कार्बन चक्र भी जानेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो चक्र होता है 300 वर्ष में पूर्ण होता है। देखो कार्बन जो चक्र होता है इसीलिए कहा जाता है कार्बन का उत्सर्जन कम करो, क्योंकि ये 300 वर्ष में कंप्लीट कर लेता है। ऑक्सीजन चक्र 2000 वर्ष लगता है, 21%, मतलब 20.99% आपका ऑक्सीजन है। तो ये 2000 वर्ष लेता है। अब देखो इसीलिए कहा जाता है पेड़ पालो ज़्यादा लगाओ, क्योंकि देख रहे हो ना क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं नाइट्रोजन है, ठीक है। चक्र पौधों के विकास के लिए तथा जीवों के लिए आवश्यक होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पौधा विकास भी नहीं करेंगे, जीव रह भी नहीं पाएंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये मत समझना इसका रोल नहीं है। तो ये 78% पाया जाता है। क्लियर हो गया आपका?
तो ये मोटा मोटी जो है जो पूछा जाता है, यहाँ से लोग ज़्यादा डाउट करते हैं, और क्रम ये याद कर लेना। सम्मेलन एवं जलवायु परिवर्तन संगठन, अब जान लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 119 देश ने इसमें भाग लिया था। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्फ्रेंस किया था इस समय, याद रखना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 पूछा जाता है। मुख्यालय नैरोबी, नैरोबी में केन्या में है इसका। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना मैं घेर दिया हूँ ये आप लोग याद कर लेना। मुख्यालय कहाँ है, किस देश में, केन्या में है। केन्या किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी के आधार पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, यूएनईपी द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 20वीं वर्षगांठ पर मनाते हुए 1992 में ब्राजील के शहर जो रियो डी जेनेरी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन से क्या बना था, UNFCCC बना था। नेक्स्ट यहाँ पर है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC फुल फॉर्म इसका है। ये देखिए, इसका मुख्यालय बार्न में, जर्मनी में। क्वेश्चन जो है बार्न से संबंधित 2024 में आई थिंक पूछा था, आप लोग देख लेना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है, अभी ये याद रखना किस देश में, ये भी बहुत जरूरी याद रखना, क्योंकि कभी मुख्यालय पूछ देगा कहाँ पर है, किस शहर में, कभी देश को किसका पूछ देगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। 1992 में बना था ये। 1994 में कार्य करने लगा। प्रथम सम्मेलन बर्लिन में 1995 में हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो कार्य कब किया, 1994 में। बना कब, 1992 में। आए प्रथम सम्मेलन कब हुआ इसका, 1995 में। कहाँ हुआ, बर्लिन में। अब देखो ये पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको पोथा मिलेगा, लेकिन मैं एग्जाम आप से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 1987 में आया। इसमें है हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, ये पूछा गया है नामक रिपोर्ट में आया था। ये सतत विकास सम्मेलन जो है संकल्पना का विकास हुआ था। द ब्रडलैंड रिपोर्ट के नाम से ही इसे जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था पीपुल प्लांट्स पार्टनरशिप पीस प्रॉस्पेरिटी। ये आप लोग इसका जो है 5 उद्देश्य है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन 3 जून से 14 जून तक 1992 में चला था ये, और इसमें 178 देश ब्राजील के रियो डी जेनेरी में हिस्सा लिए थे। मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन का था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें रोकथाम करना, वन संरक्षण करना, जैविक विविधता में सुधार करना, और ये चीज़ें हुई थी कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता करते समय। अगला पॉइंट है इस वार्षिक सम्मेलन को कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम दिया गया था जब यह सम्मेलन हुआ था। पहला कॉप जर्मन के बर्लिन में 1995 में हुआ, जब UNFCCC पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। ये मैं आपको बताया हूँ ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है रियो +10 जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002 में आया था। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है MDG गोल लागू किया गया था 2002 से 2005 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। MDG गोल कब से कब तक चला था, 2002 से 2005 के बीच में। जो गोल्स इसके थे 8 थे, और लक्ष्य जो थे इसके आपके 18 थे, ये आपको याद रखना है जो MDG का था। यहाँ पर देखो ये गोल्स हैं, गलत लिखा गया, ठीक है, गोल्स, और लक्ष्य जो टारगेट थे, लक्ष्य टारगेट इसका था 18 था। ये घोषणा हुआ था 191 देश यहाँ पर भाग लिए थे। सितंबर न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा MDG का हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। अब इसमें जो 8 हैं जो आपके गोल्स रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक होना, तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, चौथा शिशु मृत्यु दर को कम करना, पांचवा मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, और यहाँ पर नेक्स्ट है HIV एड्स मलेरिया से निपटने के लिए बनाया गया था। फिर से पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, फिर से यहाँ पर विकास का वैश्विक साझेदारी विकसित करना, ये इसका जो है उद्देश्य था। ये 8 गोल इसके थे, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर फिगर में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये फिगर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए।
नेक्स्ट आप देख लेते हैं SDGs जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स जो है इसके बारे में। ये 2015 से जब MDGs खत्म हुआ तो ये आया, 2015 से 2030 के बीच में चला। ये 7वां बैठक में हुआ था न्यूयॉर्क में, ये भी न्यूयॉर्क में हुआ USA के। 193 देश इसमें भाग लिए थे, 15 साल के लिए बनाया गया था। इसके गोल्स जो हैं 17 हैं और जो टारगेट हैं इसके 169 हैं। 17 जो गोल्स है उससे जान लेते हैं। देखो इसमें क्या है 17 गोल में, ये देखो इसमें आता है नो पॉवर्टी, फिर से जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड यहाँ पर दिया है सैनिटेशन, अफोर्डिंग एंड क्लीन एनर्जी, यहाँ पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस, यहाँ पर इक्वलिटीज दिया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज दिया है, बढ़ावा यहाँ पर दिया है, रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का बात किया गया। 13वां क्लाइमेट एक्शन, और 14वां है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, 15वां 16वां पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17वां दिया है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। नेक्स्ट आता है मॉन्ट्रियल समझौता। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में अपनाया गया था। 1989 में ये क्या हुआ था, प्रभावी रूप से कार्य करने लगा था। अब ये ओजोन परत के नुकसान रोकने के लिए संबंधित है, तो ओजोन परत से ये संबंधित है। ओजोन गैस जो ओजोन को क्षरण करते हैं गैस, उससे रोकने के लिए बनाया गया था। जब 2000 ईस्वी में जो है नाशक गैसों को उत्सर्जन को 90% तक कम करना था, इसका उद्देश्य था। अंतिम रूप से 1990 ईस्वी में यह दिया गया था, ये इसका अंतिम रूप जो आया था 1990 में आया था। नेक्स्ट इसका है CFC हेलान का प्रयोग 2000 तक क्या करना था, विकसित देशों को जो है प्रयोग करना था 2000 तक। अब विकासशील देशों को 2010 तक इसको बंद करना था, मतलब विकसित देश 2000 तक बंद करेंगे, अब विकासशील देश जो 2010 तक 10 साल की छूट विकासशील देश को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जोसेफ फोरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन क्षरण का पता लगाया था। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है बहुत जगह, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है वियना कन्वेंशन 1985 में आया, 1988 में कार्यविधि में आया। बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता जुड़ा हुआ, तो पर्यावरणीय समझौता से वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है समझौता क्योटो प्रोटोकॉल समझौता, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। 11 दिसंबर 1997 में आया, लागू हुआ 1999 में, पूर्ण रूप से ये कार्यशील हुआ 2005 में। इसमें भाग जो देश लिए थे 159 देश भाग लिए थे, 159। मराकेश मोरक्को 2000 जो है 1 में COP7 में इसके नियम अपनाए गए थे। कॉमन बट डिफरेंटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारी के बारे में बात किया गया था इसमें। फिर से नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रथम प्रतिबद्धता 2008 से 2012 में समाप्त हुई, मतलब प्रथम बार इसका कार्य जो प्रतिबद्धता ली गई थी किसी देशों के तहत वो 2008 से 2012 तक ये चली थी। द्वितीय प्रतिबद्धता 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 को खत्म हुई थी, ये 7 साल चला था लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है हरित गृह गैसों को स्थिर बनाए रखना, इसी से विवश से निकल के भाग गया था। फिर से 2008 से 2012 के बीच में हरित गृह गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करना था, इसका उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का। जो हरित गृह गैस थी कौन कौन थी जो प्रभाव डाल रही थी, 6 गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसी से निकल, इसी को नहीं रोक पा रहा था यूएस से। मीथेन जो है, फिर से नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर से इसको HFC कहा जाता है जिसे परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड है। ये 6 गैसें हैं, नाम याद रखिएगा, हरित गृह गैस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, यही हैं। फिर से इसके बाद से पेरिस समझौता COP21 आया, उसमें 2015 में किया गया था। फ्रांस के पेरिस में 2016 में 100 जो है 91 देश हस्ताक्षर किए इसमें। इसका उद्देश्य था कि 2 सेंटीग्रेड तापमान नीचे रखना की सहमति बनाई गई। इससे क्या होगा 1.5 तक सीमित करना था, मतलब कम से कम ये 2 सेंटीग्रेड तापमान नीचे रखने की सहमति था। और इसके बाद से क्या करना था 1.5 तक इसको सीमित करना था, कम से कम 1.5 तो होना चाहिए, लेकिन 2 तक ले जाए तो अच्छा है। फिर इसमें क्या हुआ 5 वर्ष में प्रगति की समीक्षा करना, मतलब क्या है 1.5 तक आया कि नहीं आया, कितना हम लोग नीचे रख पाए ये टेम्परेचर को।
तो ये इसमें 5 वर्षों में प्रगति का समीक्षा करना था इसमें पेरिस समझौता में। इसके बाद से किंगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है 28वीं बैठक में 2016 में रवांडा में किंगाली में की गई थी। रवांडा किंगाली में 197 देश भाग लिए थे इसमें। क्या 2045 के अंत तक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको समाप्त करना था। 197 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है, तो 195 देश है ना, लेकिन 197 देश भी हस्ताक्षर किए हैं। जो मान्यता प्राप्त है 195 है। इसमें क्या है कि 0.5 सेल्सियस का जो है 2050 तक गिरावट इससे आएगी अगर HFC को निकाल दिया गया तो, समाप्त कर दिया गया तो, ये मानते हैं ये देश किंगाली समझौता में। इसमें क्या कहा गया था, चीन के परिप्रेक्ष्य में 2020 से 22 के आधार पर चीन को 2045 तक 80% HFC कम करना होगा। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में 2024 से 26 के आधार पर भारत को 2045 तक 85% HFC कम करना होगा। तो ये आधार देख लीजिए 2024-26 के, एक था 2020-22 के, ठीक है। 45 तक इसको इतना परसेंट रिड्यूस करना होगा। अब देखिए, अब हम लोग पर्यावरण पर इससे संबंधित कुछ अधिनियम आते हैं। वायु प्रदूषण दिमाग में मतलब बैठा लीजिएगा। अधिनियम 1981 में, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में संशोधन हुआ था 1988 में। पर्यावरण जो है यहाँ पर संरक्षण अधिनियम 1986, भारत वन अधिनियम 1927, जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम उपकर अधिनियम 1977, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकार अधिनियम 1977। देखिए जितने अधिनियम है सब मैं लिख दिया हूँ। पादप किस्मों का संरक्षण तथा किसानों का अधिकार अधिनियम 2001, जैव विविधता अधिनियम 2002। आगे देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972-73 में आया, 91 में इसका 1900 संशोधन हुआ। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980-81। देखिए कुछ हो सके तो ऊपर का लिखा हुआ इसमें मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण जो अधिनियम आया 1981, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो नियम आया 1982। ये देखिए AC से संबंधित ये अधिनियम था रोकथाम का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986, पर्यावरण संरक्षण नियम जो है ये भी 1986 में, अधिनियम और नियम दोनों 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1987, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियमों का उद्देश्य 1989। इसके बाद से आ गया आपका तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना अधिनियम कब आया था, ये 1991। राष्ट्रीय पर्यावरण न्याय अधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम 1998, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जिसे हम कहते हैं विनियमन और नियंत्रण नियम जो आए थे 2000 में। फिर से बैटरी जिसे हम प्रबंधन और हैंडलिंग का नियम कहते हैं 2001 में। ध्वनि प्रदूषण संशोधन जो नियम 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002, देखो ये बोला हूँ रिपीट हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, एक दो की रिपीट हुआ होगा तो इसे आप लोग ध्यान रख लीजिए। जितने अधिनियम थे पर्यावरण से संबंधित मैंने आपको यहाँ पर बता दीजिए, उसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, पूछे गए हैं। आप हो सके तो जितना इन्वायरमेंट से संबंधित ऊपर के जो मैं लिखा था वो याद कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी उठा के एग्जाम में पूछ दे रहा है, वहाँ पर नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन निकल जा रहा है, 2 नंबर कट जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बायोम यहाँ पर जिसे जियोम भी कहा जाता है, ऐसे देख लेते हैं थोड़ा सा। शुरू में ही आपको बताया हूँ कि इसमें प्राणी और पादप आते हैं जो बायोम या जियोम कहा जाता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके साथ जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करना ही जियोम या बायोम कहलाता है। अब प्रमुख बायोम के प्रकार हैं, 3 श्रेणी में जियोम या बायोम आते हैं। प्रथम श्रेणी के बायोम के 3 प्रकार है, जिसमें टुंड्रा बायोम आता है, इसके जीव जंतु और पेड़ पौधे हो गए। शीतोष्णकटिबंधीय बायोम आ गया, इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे हो गए। उष्णकटिबंधीय बायोम आ गया, इसके टोटल 3 जियोम या बायोम और इसके जो पेड़ पौधे जीव जंतु हो गए। ये आप लोग इतना याद रखना। फिर से जैव विविधता जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कौन कौन से? पश्चिमी घाट, इसमें 52% पादप प्रजातियां स्थानिक हैं। जो पादप की प्रजातियां स्थानिक रूप से 52% निवास करती हैं, याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी इंडो बर्मा जिसे कहा जाता है, ये भारत में। फिर से इसके बाद तीसरा है हिमालय में 32% निवास करती हैं।
पादप प्रजातियाँ, सुंडालैंड जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित गिना जाता है, चौथा है। तो देखो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा किस में निवास करती है पूछा गया, तो पश्चिमी घाट में, उसके बाद हिमालय में 32%, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो है उत्तरी पूर्वी और आपका जो है सुंडालैंड में। तो ये हो गया, ये आप एरिया देख लो, ये हिमालय का एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट का एरिया हो गया, ठीक है। देखो हिमालय का पीला से इंडो बर्मा जो है आपका यहाँ पर उत्तरी पूर्वी हो गया। जैसे दी वेस्टर्न ईस्टर्न हो गया ये वाला, सुंडालैंड आपका ये वाला, ये रेड लाइट में ये। तो सुंडालैंड में कौन हमारा आता है, यहाँ पर देख लो, सुंडालैंड में अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये पूछा गया है तो मैं इसीलिए आपको बता दिया। देखो दुनिया भर में वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो ये मैप के अनुसार अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। ये ज़्यादा पूछा नहीं गया, बट भारत में कौन कौन से ये पूछा जाता है, किस एरिया में आते हैं, ये पूछा जाता है, तो इतना मैं आपको बता दिया। बाकी याद करना तो आप यहाँ पर मैप दिखा दिया हूँ, याद कर लो। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है, क्योंकि मुझे उतना ही पढ़ाना है जितना एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा आपको अभी 36 की याद करने का वैसे अभी आपको पर्यावरण अधिनियम याद करने का हूँ, तो उसी में दिमाग खिल जाएगा। तो कभी जब डिटेल में पढ़ना होगा तब मैं ये लेकर आऊँगा। अभी एग्जाम अब्यूज चल रहा है, तो डिटेल में जब पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज सारी चीज़ें, तब मैं ऐसी चीज़ें कवर करा दूंगा। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं कुछ परिभाषा। पारस्की मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हचिंसन ने कहा था, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वातावरण जीव के पारस्की कारकों का योग है, ये ए फिटिंग के द्वारा दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछा गया वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अभी तो मैं लेकर आऊँगा कोटेशन का एक वीडियो, फिर से बुक का वीडियो शुरू में बताया हूँ। इतना बुक दूंगा कि पूरा वहाँ से बाँव नहीं जाएगा आपका, बुक पूरा रट लोगे। तो फिर से लेकर आऊँगा आपको थ्योरी का। अगर वो थ्योरी सेक्शन वाइज 10 यूनिट का याद कर लिया तो एक को बाँव नहीं जाएगा। तो 3 वीडियो तभी उसे पढ़ा हुआ आपका, ये जान जाओ, ये इस महीने के बाद लेकर आऊँगा। तो देखो ये सैकड़ों हजारों वर्षों में जो वनस्पतियों समुदाय की रचना आकारों में, मतलब वनस्पतियों के आकारों में भिन्नताएं आती है, उसका अनुक्रमण कहते हैं। इसको जो है इस भिन्नताओं के क्लीमेंट्स ने मैं बताया आपको जो बांटा था है थी मैं, इसे न्यूडेशन बताया आपको, अब यह प्रवास कहा है, फिर से अवस्थापन कहा है, स्पर्धा कहा है, प्रतिक्रिया कहा है, स्थिरीकरण कहा है। ये पूछा गया था तो बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर लिख दिया था। पीवाईक्यू में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन मैंने आपको अपने नोट्स में ही बता दिया ऊपर, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है रिपीट करने की। फिर से देखो ये पूछा जाता है पीवाईक्यू में, बहुत बार पूछा गया है, ट्रोपोफाइट किससे संबंधित है। तो ट्रोपोफाइट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन तथा घास वाली वनस्पतियों से संबंधित है। हाइड्रोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां होती है हाइड्रोफाइट। हाइग्रोफाइट क्या होता है, हाइग्रोफाइट अधिक आर्द्रता में पाई जाने वाली वनस्पति होता है। जेरोफाइट उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति होती है। मेसोफाइट शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की टैगा वनस्पति होती है। क्रायोफाइट शीतकटिबंधीय तुंड्रा वनस्पति तथा लाइकेन काई होता है। फिर से हेलोफाइट नमकीन मिट्टियां मैग्रो वनस्पति होती है। फिर से लिथोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पति होती है। पायरोफाइस्ट जो होता है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति सवाना क्षेत्र की होती है। क्लियर हो गया ना। ये देखो ये फाइट जो है ना सब पूछा गया, अभी ऊपर भी मैं आपको बताया था इसके बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार ये किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको बोला था वेबर रेखा और उसको बताऊंगा। देखो वेबर रेखा मुख्य रूप से मैक्स कार्ल विल्हेम वेबर नामक एक जर्मन जो प्राणी वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। एक काल्पनिक जैव भौगोलिक सीमा है। ये रेखा इंडोमलय और ऑस्ट्रेलिया जीव जंतु क्षेत्रों के बीच एक संतुलन बिंदु को दर्शाती है। तो ये वाली जो रेखा है ये संतुलन बिंदु को दर्शाती है। क्लियर हो गया, वेबर लाइन इंडोमलय और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब चलो वालेस रेखा के बारे में जान लेते हैं। ये एक काल्पनिक जैव भौगोलिक सीमा है जो एशिया ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट जीवों को अलग करती है। ऊपर वाली बात हो गई। ये इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के बीच तथा बोर्नियो और सुलावेशिया के बीच मक्कास्तर जल डमरू से होकर गुजरती है। इसकी पहचान 1859 में अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा की गई थी। वही जो न्यूटन आर्कटिक पूरा आर्कटिक को बांटे हैं, उन्हीं वालेस की बात हो रही है। ये वालेस है।
क्लियर हो गया। अब देखो ये लाइन यहाँ पर ऊपर देख लो, ये है, ये वाली लाइन है, ये वाली। तो इधर के जीव कहता है हमारा एरिया, इधर के जीव कहता है हमारा एरिया। इसके इस बार पश्चिम में पूर्व वाले जाएंगे, अब पश्चिम वाले पूर्व में नहीं आएंगे। तो ये देखो 1859 में वालेस लाइन, और 1900 में ये जो है बेबर लाइन आया था। क्लियर। 1900 में कौन लाइन आई थी? बेबर लाइन। 1859 में जो आया था ये वालेस लाइन। देखो ये CSIR यूजीसी नेट जब देखो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप याद रखो, कभी भी यूजीसी नेट वाले घुस जाएंगे इसमें पूछ देंगे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारा पर्यावरण भूगोल से थ्योरी सेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 9 को पढ़ाएंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर करो। और ह्यूमन ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, या आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।